अगर आपके पास अभी 10 लाख रुपीज़ हैं तो अभी इन्वेस्ट करेंगे या वेट करेंगे? अगर प्योरली हमें सिर्फ इन्वेस्ट ही करना है तो फिर यहाँ से मार्केट को आप कैसे देखते हैं? कौन से सेक्टर में कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? किस थीम में आपको लगता है कि अच्छा मोमेंटम बन रहा है? ऐसा नहीं है कि पूरे मार्केट में हम कुछ भी बाय कर सकते हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं कि जैसे अब मुझे लगता है कि अगर मुझे 3 मंथ्स का पोर्टफोलियो बनाना है, कहाँ से शुरू करूँ? अगले 3 या 6 महीने के लिए हमें कुछ बाय करना है तो सबसे बढ़िया तो 2026 आपको लगता है वैल्यू स्टॉक्स या ग्रोथ स्टॉक्स? मुझे लगता है कि इस साल भी वेलकम टू गुड टू ग्रेट। मेरा नाम है राहुल जैन और आज के हमारे पॉडकास्ट गेस्ट हैं मिस्टर सिद्धार्थ राय मंगला। सिद्धार्थ जी सभी रजिस्टर्ड हैं, 12 साल से स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं और इस पॉडकास्ट में हम सिद्धार्थ जी से सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना है, चाहे 3 महीने के लिए, चाहे कुछ दिनों के लिए, तो क्या पॉसिबल है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, इन सारी बातों को डिटेल से चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जैसे ही हम अपना नया पॉडकास्ट एपिसोड लॉन्च करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप अपनी नॉलेज तुरंत से अपग्रेड कर लें। विद दैट एंजॉय दिस एपिसोड। सिद्धार्थ जी थैंक यू सो मच समय देने के लिए। मैं अपने चैनल पे ना ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत दिन से मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि यार शॉर्ट टर्म भी तो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि राहुल हमें 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 1 साल के लिए हमें पोर्टफोलियो बनाना है, ज़्यादा लंबा हमारा कोई ड्यूरेशन नहीं है। तो मैंने कहा यार एक पॉडकास्ट करते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में जो आप माहिर हो। मैंने आपके बहुत वीडियोज़ देखे हैं तो बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मार्केट में अभी पिछले 2 साल से बहुत सारा कुछ हुआ है, उठक पटक जिसको कहते हैं हम लोग। अब यहाँ से मार्केट को आप कैसे देखते हैं? 2026 अभी बाकी है, फ्यू मंथ्स आर लेफ्ट। कैसा देख रहे हैं? कौन से सेक्टर में कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? किस थीम में आपको लगता है कि अच्छा मोमेंटम बन रहा है? ओवरऑल एक बार व्यू दीजिए, उसके बाद फिर हम डिटेल में चलते हैं। एक्चुअली राहुल जी, जैसा कि हमने कहा कि उथल पुथल पिछले 2 साल से या 3 साल से हमें लगता है कि थोड़ा ज़्यादा चल रही है, बट एक्चुअली इंडियन मार्केट्स का जनरली ये नेचर ही रहा है कि कोई ना कोई बहाना ढूंढकर वॉलेटिलिटी बनी रहती है। बिल्कुल। अब हम पिछले 1-1.5 साल से जब से ट्रंप आए हैं तब से तो ट्रंप एक बहाना बने हुए हैं, अलग अलग वॉर्स। इससे पहले रशिया यूक्रेन था, उससे 2 साल पहले, 3 साल पहले कोविड था, उससे पहले हमें ऐसा लगता है कि 2020 से पहले कोई वॉलेटिलिटी जैसे इंडियन मार्केट्स में होती ही नहीं थी। हाँ, बट अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें चलती रहती थी, जैसे कि ब्रेक्जिट आया था, आई थिंक 2018-19 कुछ में ब्रेक्जिट था। उससे पहले चाइनीज़ करेंसी डिवैल्यूएशन का चलता था। तो कुछ ना कुछ मार्केट को चीज़ मिल जाती है जहाँ पर कोई ना कोई पैनिक हो, कोई वॉलेटिलिटी हो, तो कोई नई चीज़ नहीं है मार्केट के लिए, कोई एक हम इसे एक नए बहाने की तरह ज़रूर देख सकते हैं। बिल्कुल। यस। तो अभी जो टाइम बचा है 2026 में, कहाँ पे आपको कैसा लगता है? मोमेंटम कहीं बन रहा है? आपको लगता है टाइम करेक्शन अच्छा हो गया है तो अब हमारा समय आने वाला है? हाँ, ऑफ कोर्स टाइम करेक्शन तो बहुत अच्छा हो चुका है, हम देख ही रहे हैं, और ये ज़रूरी भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि कोविड के बाद जो हमने एक वन वे अप रैली देखी थी, उसके बाद ये जो बैक टू एवरेज रिटर्न्स जो है ना, मार्केट को आना ज़रूरी था। जो लॉन्ग टर्म एवरेज है, मीन है रिटर्न्स की, उसको मैच करने के लिए 2-3 साल थोड़े से डल रहने ज़रूरी भी थे। और अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़े से नाइसली पोजिशनड हैं, वैल्यूएशन वाइज भी, मोमेंटम वाइज। तो क्या है कि सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ आने लग चुकी हैं। जी। ऐसा नहीं है कि पूरे मार्केट में हम कुछ भी बाय कर सकते हैं जैसे 2021 में होता था, बट स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और ऐसे स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर हमें पिक करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अब मुझे लगता है कि बैंकिंग के अंदर और धीरे धीरे करके एफएमसीजी स्पेस के अंदर, आईटी के अंदर अब एक टर्न अराउंड बनना शुरू हो चुका है, फिर से हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर अब मुझे लगता है कि जो बचा हुआ 2026 है वो अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप ना मुझे ये बताइए कि एक इन्वेस्टर को कितने स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए? जैसे अभी मैं आपसे पूछूं, मानो कि सिद्धार्थ जी आप कितने स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, तो क्या आइडिया? क्योंकि देखो स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, कहीं से तो हमें शुरू करना पड़ेगा ना। अगर मुझे एक शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो बनाना है, इवन लॉन्ग टर्म भी बनाना है, मिड टर्म भी बनाना है, तो कितने स्टॉक्स की मैं एक बास्केट लेके चलूं
आप क्या करते हैं प्रैक्टिकली? सी मेरे केस में तो क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, रिसर्च एनालिस्ट हूँ, कुछ हम टीवी वगैरह के अंदर जी हम शोज़ वगैरह करते हैं, तो इसके लिए हम रिटेल इन्वेस्टर्स से बहुत जुड़े हुए हैं। जी तो इसलिए मुझे तो डेली बेसिस पर देखिए 600-700 स्टॉक्स को ट्रैक करना पड़ता है, तो वो थोड़ा अलग केस है। बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो जनरली हमें धीरे धीरे करके कोई अगर स्टार्ट कर रहा है स्टॉक्स के अंदर, तो जो भी निफ्टी 50 से जुड़े स्टॉक्स हैं, ऊपर के 50-40 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको उनका एक बास्केट बनाकर उनके अंदर एनालाइज करना शुरू करना चाहिए। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहता है, तो उसके बाद निफ्टी के बाद नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, फिर मिड कैप 150 है, इस तरह से अलग अलग जो इंडेक्सेस हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़कर इवेंचुअली कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपको 5-7 साल मार्केट के अंदर हो चुके हैं, तो आपने एटलीस्ट एक बार 70-80% स्टॉक्स को, जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर हैं, अपनी नज़रों से निकाल लिया है, ताकि हम सही तरह से फिल्टर कर सकें चीज़ों को, है ना। ठीक है। तो एक हमारे लिए कोई चीज़ नई ना हो, बेसिकली, इसलिए। मेक सेंस। आप जैसे बहुत सारे स्टॉक्स को देखते होंगे, आपने बोला आप 600-700 स्टॉक्स को ट्रैक कर लेते हो, हाँ। जो चीज़ मेरे लिए तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है। मैं तो मुश्किल से 100-150 स्टॉक्स को पे नज़र रख पाता हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ चलता है ना मार्केट में, बहुत मुश्किल होता है। तो क्या आप कभी किसी स्टॉक को पहली नज़र में देखते हैं, तो क्या आप बोल सकते हो कि ये स्टॉक में मेरे को, यार ये तो बिल्कुल घटिया स्टॉक है, इसको तो हटा ही दो? पहली नज़र एक स्टॉक पे आपको रिजेक्शन करवा सकती है किसी स्टॉक को? एक्चुअली जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना कि मैं, क्योंकि हम 600-700 शेयर्स डेली बेसिस पर देखते हैं जी। और इतने सालों से देख रहे हैं, तो मैं शुरुआत ही रिजेक्शन अप्रोच से करता हूँ। अच्छा, डेली बेसिस पर कि 99% जो स्टॉक्स हैं जिन्हें मैं देखता हूँ, क्योंकि पहले फर्स्ट 5 सेकंड रूल है कि पहले 3-4-5 सेकंड के अंदर अगर मुझे उसमें कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे 3 साल के लिए उस स्टॉक के अंदर पैसे डालने हैं, तो क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है, अगर पहले 3-4 सेकंड्स में उस स्टॉक को खोलते ही, उस स्टॉक का चार्ट खोलते ही मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, कोई मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, तो फिर ठीक है, अदरवाइज आई विल रिजेक्ट इट। तो पहले 3-4 सेकंड्स में कुछ ऐसा कैची दिखना चाहिए, क्योंकि हमने इतने चार्ट्स देखे हैं इतने साल में कि अब थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस हो चुकी है इस चीज़ की कि मैं 2-3 सेकंड में, 4 सेकंड में एटलीस्ट रिजेक्ट कर पाता हूँ स्टॉक्स को, कि जो मुझे अच्छे नहीं लगते। आप जैसे कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं वैसे, कि हमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है। एक तो मोमेंटम को देखना होता है और एक ट्रेंड लेवल्स को देखना होता है। अच्छा। मोमेंटम एज इन की देखिए, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में 2 उल्टी मेंटालिटीज़ चलती हैं राहुल जी, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्टिंग में अगर कोई चीज़ गिर रही है, किसी स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो सस्ता हो रहा है। हाँ, वैल्यू उसके अंदर इमर्ज हो रही है धीरे धीरे करके। ट्रेडिंग के अंदर हम कहते हैं कि अगर कोई स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो वो कमज़ोर हो रहा है। और सिमिलरली अगर किसी का प्राइस बढ़ रहा है, तो ट्रेडिंग के अंदर हम ये मानते हैं कि वो मजबूत हो रहा है। तो यानी कि किसी स्टॉक के अंदर ऑलरेडी अगर 2% 3% का एक अपमूव आ चुका है, तो फिर मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, लोग इसे बाय कर रहे हैं। कोई अगर कल के बजाय आज 3% ऊपर भी कोई बड़ी वॉल्यूम के अंदर बायर स्टॉक के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने चाहे कोई एनालिसिस आगे की हो ना हो, उसने तो की हुई है, कोई खरीद रहा है, मतलब। हाँ, कोई खरीद रहा है और वॉल्यूम्स में खरीद रहा है, इसका मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टर इसके अंदर एंट्री कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चार्ट्स के अंदर हमें दिखने लग जाती हैं। अच्छा। वो आपको दिखने लग जाएंगी, थोड़ा टाइम भी कोई चार्ट्स देखता है तो ये चीज़ें दिख जाती हैं। और आप कितनी ड्यूरेशन की चार्ट देखते हैं जब आप ये एनालाइज कर रहे हैं, या आप पहली बार देख रहे हैं स्टॉक को? आप क्या 1 वीक की चार्ट देखते हैं, 1 महीने की देखते हैं, 6 मंथ्स की देखते हैं, कितना पीछे जाते हैं आप? देखिए, आइडली तो हमें सभी देखने चाहिए, मतलब अच्छा, ओके। पहले वीकली देखना चाहिए, फिर डेली देखना चाहिए, और फिर ये जो 15 मिनट के 30 मिनट्स के ये जो चार्ट्स होते हैं ये भी देख लेने चाहिए। बट क्योंकि हम लोगों को, मुझे तो जैसे लगभग ये जो शेयर्स के वीकली चार्ट्स तो अब याद हैं, क्योंकि अब मैं डेली बेसिस पर जब वीकली चार्ट देखूंगा तो उसके अंदर इतना कुछ चेंज तो होगा नहीं। हाँ, तो डेली बेसिस पर वीकली चार्ट देखना नहीं पड़ता। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, यस, डेली चार्ट्स को और ये जो थोड़ी छोटी कैंडल्स होती हैं, छोटे चार्ट्स होते हैं 15 मिनट के, 30 मिनट के, इनको डेफिनेटली हमें एक्सप्लोर कर लेना चाहिए अगर हमें शॉर्ट टर्म मोमेंटम को पिकअप करना है। ओके, तो आप मोमेंटम देखते हैं कि कहाँ पे प्राइस बढ़ रही है। एग्जैक्टली। और इसमें भी क्या आप ऐसे देखते हैं कि परसों किस लेवल पे क्लोज हुआ था, फिर कल किस लेवल पे क्लोज हुआ है, और वो क्लोजिंग प्राइस अगर पिछले वाले दिन से ज़्यादा है,
तो मतलब ज़्यादा बेटर है, इस तरह का कुछ और देखते हैं? लेवल्स में क्या देखते हैं आप? हाँ एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, मतलब इसी तरह का होता है एग्जैक्टली। तो ये नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग मतलब कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि कई बार एक हफ्ते की रेंज से स्टॉक बाहर आ सकता है, कई बार एक महीने की रेंज से बाहर आ सकता है, कई बार कोई बहुत पुराने 6 महीने पुराने लोज को कोई स्टॉक तोड़ रहा हो, या 6 महीने पुराने हाइज को कोई स्टॉक तोड़ रहा हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट इसी तरह के कोई लेवल से मेरा मतलब ये कि कोई भी ऐसा भाव जहाँ पर जब भी वो स्टॉक जाता है तो कुछ नॉर्मल से हटकर मोमेंटम होने मूव आने लग जाते हैं। अच्छा। वॉल्यूम्स के अंदर कोई चेंज आने लग जाता है, या स्टॉक एकदम से उस लेवल के आसपास जाकर गिर जाता है हर बार, यानी कि वो लेवल स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मासेस हर बार उस लेवल के आसपास कुछ कर रहे हैं। तो जब हम चार्ट्स को देखते हैं तो ऐसे लेवल्स आपको बहुत आराम से दिखने लग जाएंगे धीरे धीरे करके। हाँ ओके, सो आप टेक्निकल पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, फंडामेंटल्स आप देखते ही नहीं है, कैन आई से दैट? नहीं, फंडामेंटल्स को हम देखते हैं, बट मेरा मानना ये है कि जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की बात करते हैं, तो फंडामेंटल्स के अंदर चीज़ों को टाइम करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। कि मुझे ये पता है कि रिलायंस का बिजनेस ग्रो कर रहा है, या धीरे धीरे करके फंडामेंटली रिलायंस कहीं ना कहीं हर महीने अपने पिछले महीने से ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो इनकम क्रिएट करते हैं, कैश फ्लो उनके पास आता है। बट फिर भी पिछले 2 साल से 3 साल से रिलायंस ने परफॉर्म नहीं किया, राइट। तो अगर मुझे ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है तो वहाँ पर मुझे फंडामेंटल को कहीं ना कहीं आंखें बंद करनी पड़ती है वहाँ पर। हाँ, क्योंकि अगर हम फंडामेंटली देखेंगे तो पिछले 6 महीने में मतलब राहुल जी, HDFC बैंक से ज़्यादा अच्छा रिटर्न येस बैंक ने दिया है। वो 17 रुपये का था मार्च अप्रैल में आई थिंक, और वहाँ से कुछ 22-23 रुपये पर पहुँच गया HDFC बैंक वहीं पर। ये तो फंडामेंटली हम इस चीज़ को कंपेयर भी नहीं कर सकते इन दोनों बैंक्स की स्ट्रेंथ को, है ना। बिल्कुल नहीं। बट अगर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल्स में जाना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि एक बैड फंडामेंटल वाला स्टॉक जो है, जो फंडामेंटली जो इंसान ये बोलेगा कि यार ये मैं नहीं खरीदूंगा, या ये बेचने वाली मेरी कॉल है, टेक्निकली हो सकता है आप उसको रिवर्स बोल सकते हैं। Exactly, होता ही ऐसा ही होता ही है। नहीं, होता भी ऐसा। क्योंकि हमें मतलब ट्रेडिंग में किसी से कोई लगाव नहीं है हमें। अच्छा। हमें किसी स्टॉक से या किसी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट से कोई लगाव नहीं है, हमें एक स्टाइल से लगाव है। कि इसीलिए तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल या मोमेंटम को देखने की, कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रिलायंस की बात कर रहे हैं, या फिर आप क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, या फिर आप गोल्ड की बात कर रहे हैं, या फिर आप एकदम से शाम को किसी और वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे हैं लेट्स से, है ना। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे तो एक स्टाइल, एक क्राइटेरियाज़ हैं, अगर उन क्राइटेरियाज़ के अंदर मेरे रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स के अंदर कोई चीज़ फिट बैठती है तो मैं उसके अंदर एक छोटा सा ही तो ट्रेड लेना है मुझे 2-3 दिन के लिए, राइट। ठीक है। तो उसमें मैं अगर बस मुझे इस चीज़ से मतलब है कि अगर मैं सही हूँ तो मुझे लेट्स से 10 रुपये बने, और अगर मैं गलत हूँ तो मेरे 2 या 3 रुपये लगे। ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी मेरे बार बार माइंड में आता है कि जैसे मैं फंडामेंटल इन्वेस्टर हूँ, मेरा टेक्निकल आई थिंक वीकेस्ट होगा पूरी दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है। तो फंडामेंटल इन्वेस्टर होने के नाते हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ता हूँ, कैश फ्लोज को स्टडी करता हूँ, फिर ये कोशिश करता हूँ ढूंढने की यार कहीं फंडामेंटली इसमें टर्न अराउंड आ रहा है क्या, अगर कोई पिटा हुआ स्टॉक है तो। ठीक है, क्या टेक्निकल चार्ट्स पहले से ही सिग्नल दे देती है क्या फंडामेंटल टर्न अराउंड से पहले? ऐसा पॉसिबल है? कुछ ऐसा आपने देखा है कहीं? वैसे राहुल जी, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। अच्छा। कि टेक्निकल चार्ट्स में कहीं ना कहीं आपको सिग्नल्स पहले दिखेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती ना। हम कितनी भी कोशिश करें, जो भी आपकी ये फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि जब आपके पास आ रही है तभी मेरे पास आ रही है, और तभी जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं सबके पास आ रही है ना। जैसे जैसे जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन जाती रहती है उसका रिएक्शन वो प्राइस के अंदर हमें दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। आपके पास जब तक वो न्यूज़ आएगी तब तक काफ़ी सारे लोग उसके ऊपर रिएक्ट कर भी चुके होंगे, राइट। तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में हमें टेक्निकल्स के अंदर वो स्ट्रक्चर अगर हम उसको पढ़ पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिग्नल हमें पहले दिखने लग जाएगा। और इसका एक एग्जांपल मैं शायद कोरिलेट कर पाऊँ, जैसे एक्सचेंज पे बहुत बार ऑर्डर्स का वो आता है, अनाउंसमेंट आता है कि सो एंड सो कंपनी को 82 करोड़ का ऑर्डर मिला। अब मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ पहले पता लग जाती है, एज इन जैसे ही वो अनाउंसमेंट हुआ और NSE BSE की वेबसाइट पे जाके आप वो देखते हो, लोगों को पता लग जाता है, और यू कैन सी इमीडिएटली कि स्टॉक ऑलरेडी 4% भाग चुका है।
जब ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से, एंड अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन 2 या 3 दिन बाद पता लग रही है तो हो सकता है कि वो टेक्निकल में ऑलरेडी फैक्टर्ड हो हाँ गया। नहीं मतलब ज़रूरी नहीं कि वो कोई गलत एंगल से ही हो रहा है, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब लेट्स से जैसे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स में भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है हम्म, तो उनमें से भी सभी एक साथ तो रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। किसी तक अगर वो इन्फॉर्मेशन ही एक दिन बाद तक पहुंच पाती है या शाम तक भी पहुंचती है, आजकल मार्केट्स इतने फास्ट हैं कि अगर आपसे पहले लेट्स से 10,000 रिटेल इन्वेस्टर्स रिएक्ट कर चुके हैं उस न्यूज़ के ऊपर, हम रिजल्ट्स के अंदर देखते हैं ये चीज़ें बहुत होती हैं, तो इसकी वजह से चार्ट्स के अंदर हमें रिएक्शन थोड़ा जल्दी आते हुए दिख जाते हैं। राइट, काफ़ी बार लोग चार्ट्स या स्टॉक के अंदर मूवमेंट आने के बाद, अपनी रूटीन लाइफ में लोग इतने बिजी होते हैं कि स्टॉक के अंदर मूवमेंट आने के बाद चेक करते हैं कि कुछ हुआ है इसका मतलब, है ना। फिर वो चेक करने जाते हैं और फिर उनको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जी। और जो एक्टिवली एक्सप्लोर ही कर रहा है उस इन्फॉर्मेशन को, हमारी तरह का कोई आदमी बैठा है वहां पर जो पूरा टाइम काम ही ये करता है, तो उसको ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन पहले आपसे पहले दिखेगी ना। वो थोड़ा सा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार वो कोई इनसाइडर इशू ही है। नहीं वो नहीं कह रहा मैं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि शायद इन्फॉर्मेशन जो आपने बोला लैग होती है, क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, इवनली नहीं होती, या रिएक्शन इवनली एक टाइम पर नहीं आता सबका। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें जैसे एक ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि एक नॉर्मल ब्रेकआउट और एक फॉल्स ब्रेकआउट, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी तरह से? मतलब वैसे मतलब राहुल जी हमें इसमें इतना एफर्ट नहीं लगाना चाहिए ऑनेस्टली। अच्छा, मैं ये मानता नहीं हूँ देखना चाहिए इस चीज़ को, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि ये सही ब्रेकआउट है या फिर एक ट्रैप है या फॉल्स ब्रेकआउट है, जिस तरह से भी हम कहते हैं, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम 10 में से 10 बार सही होना चाहते हैं कहीं ना कहीं। अगर हम ये कोशिश करते हैं ना कि हमारा हर ब्रेकआउट सही हो, इसके बजाय हमें ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी कोई ब्रेकआउट को हम पकड़ते हैं या इस तरह के कोई सिग्नल को हम पकड़ते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही हो। और हम कोशिश ये करें कि अगर हम 10 बार ट्रेड करते हैं तो एटलीस्ट उसमें से 7 बार 8 बार हम सही हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। और कोशिश ये करें कि जिस बार हमारा वो ब्रेकआउट फॉल्स भी हुआ, हाँ, तो हमारे पैसे कम लगें। लेट्स से कि जैसा कि मैं कह रहा था कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पैसे लगें तो 1 रुपये लगें और आए तो हमारे 3 रुपये आए। हाँ, इस तरह से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर भी अगर कोई देखना ही चाहता है कि ब्रेकआउट सही है या फॉल्स है, तो एक चीज़ उसमें ज़रूर फॉलो कर सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है राहुल जी कि वो, जैसे मैंने आपको कहा कि वो एक अब नॉर्मल टेरिटरी के अंदर एंटर कर चुका है प्राइस, है ना, तो वहाँ पर क्या वो सस्टेन कर पा रहे हैं या नहीं। यहाँ पर ये जो छोटे चार्ट्स होते हैं बहुत काम आते हैं। अच्छा। कि लेट्स से मैंने डेली चार्ट के ऊपर कोई ब्रेकआउट देखा तो 15 मिनट्स के चार्ट पर मैं उसको थोड़ी देर देखता हूँ कि क्या वो ऊपर के लेवल्स पर सस्टेन कर रहा है या नहीं। जो वो रेंज तोड़कर निकला है, अगर वो उस फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो कहीं ना कहीं वो जल्दी से उसके अंदर वापस आ जाएगा उस रेंज के अंदर। बट अगर वो उस रेंज से बाहर आधा घंटा 1 घंटा ट्रेड कर रहा है, यानी कि कोई भी अगर उसको बेचने की कोशिश कर रहा है तो उतनी ही क्वांटिटी में बायर्स भी आ रहे हैं उन प्राइसेस पर बार बार, है ना, यानी कि उसके अंदर मजबूती है कहीं ना कहीं। तो चांसेस आपके थोड़े से और बढ़ जाते हैं कि आपका जो ब्रेकआउट है वो आपने सही आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो मतलब एकदम से ब्रेकआउट होते ही उसको पिक करने के बजाय आप छोटे चार्ट्स में ये थोड़ी सी कंफर्मेशन का वेट करें कि ऊपर प्राइस सस्टेन कर पा रहे हैं नहीं। ओके, जितना ज्यादा सस्टेन, जितनी ज्यादा देर तक वो रेंज के ऊपर रहेगा, हाँ, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना अच्छा है। और अगर सिमिलरली अगर नीचे के केस में कोई ब्रेकडाउन आता है तो भी ऐसा ही है कि अगर वो तोड़ देता है किसी लेवल को, लेट्स से कि 1000 के लेवल से नीचे का कोई स्टॉक ने काफी टाइम बाद ब्रेकडाउन दिया और वो 990 के आसपास 995 के आसपास सस्टेन करने लग गया, टिक रहा है, तो इसका मतलब वो अब यहाँ से वही जो सपोर्ट था 1000 का, अब उसके लिए रेजिस्टेंस बनने वाला है फिर से, और वो हो सकता है यहाँ से और कमजोरी दिखाता रहे। अच्छा। इस तरह की चीजें। ओके, और स्टॉप लॉस वगैरह वो भी इम्पोर्टेंट है इसमें? हाँ, स्टॉप लॉस तो पहली चीज है। कितना लगा, अगर ट्रेडिंग में हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो मेरे जैसे लोग सारे आपकी कैटेगरी में अपने आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन जाएंगे, क्योंकि वो गिरता जाएगा, मैं बेच तो पाऊंगा नहीं उसको, है ना। तो ट्रेडिंग में एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। अच्छा राहुल जी, की हमें एंट्रीज और एग्जिट्स को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए बस। सिग्नल्स तो हम चाहे कोई भी सिग्नल को पकड़ लें, अगर आप 10 में से 5 बार भी सही हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है, आपकी एंट्रीज और एग्जिट्स को आप मतलब लोग एग्जिट ही नहीं करते, जैसा कि आपने कहा स्टॉप लॉसेस पर, अगर वो सही कर लेता है कोई तो फिर ट्रेडिंग मतलब सिंपल है काफ़ी, बट ईजी नहीं है, क्योंकि वही इमोशनली हमारे लिए मुश्किल हो जाता है एग्जिट करना। सिद्धार्थ जी, अब पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे आते हैं। ठीक, अगर मुझे 3 मंथ्स का पोर्टफोलियो बनाना है, मतलब मुझे
ऐसे नहीं करना कि अगले दिन लिया, आज लिया, कल बेच दिया। हाँ। 3 मंथ्स का मैंने ड्यूरेशन रख के चला है। कहाँ से शुरू करूँ? आप क्या बोलोगे ऐसे इन्वेस्टर को जिसको 3 मंथ्स का पोर्टफोलियो बनाना है स्टॉक्स का? आई थिंक ये तो टाइम देखिए बहुत अच्छा है राहुल जी। अगर मतलब अगले 3 या 6 महीने के लिए हमें कुछ बाय करना है तो सबसे बढ़िया तो इंडेक्स है। अच्छा। क्योंकि सबसे कम रिस्क है और जिन लेवल्स के ऊपर निफ्टी या सेंसेक्स भी इस टाइम पर खड़े हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो इस साल के एंड तक अच्छे रिटर्न्स इंडेक्स भी दे देंगे, बट फिर भी आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ें अगर ढूंढनी है तो कोशिश कीजिए कि कहाँ पर स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड्स बनने शुरू हो चुके हैं। थोड़े से बड़े चार्ट्स को देखिए, अगर कोई चार्ट्स को देखते हैं तो वीकली चार्ट्स के अंदर कहाँ पर हमें ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं या ऐसा कोई सिग्नल दिख रहा है कि बॉटम किसी स्पेस ने बना लिया है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आईटी के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक टर्न अराउंड शुरू हो चुका है। तो इस तरह के सिग्नल्स कहाँ से आने लग चुके हैं थोड़े बड़े चार्ट्स पर, वो हमें देखना चाहिए, क्योंकि फिर 3-4 महीने के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। क्योंकि इस टाइम भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पर ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं हमें। अब जैसे आईटी की आपने बात करी तो आईटी में मतलब हाँ रिबाउंड तो हो चुका है, बॉटम एक बन चुका है और रिबाउंड हो चुका है, लेकिन अब उसमें आगे का कितना वो है, खतरा भी हो सकता है कि जो रिबाउंड हुआ है वो सस्टेन ना कर पाए। ये भी एक रिस्क हो सकती है, क्योंकि वापस ऑल टाइम हाई पे जाना तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, किसी को नहीं मालूम है। तो ऐसे में एक ये रिस्क फैक्टर भी आता है कि यार ऑलरेडी अब ये इतना थोड़ा तो चल चुका है, अब मैं अगर कहीं घुसूँ इसमें आईटी इंडेक्स में या आईटी स्पेसिफिक स्टॉक्स में, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैं फंस जाऊंगा इसमें और यहाँ से और थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करा जाए? समझ गया कि देखिए राहुल जी, मैंने आपको जैसे बताया ना कि हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, मेरे लिए आईटी स्पेस या बैंकिंग स्पेस या ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मुझे क्योंकि लगाव है ही नहीं इनसे। मुझे पता है कि अगर ये थोड़ा सा भी नीचे घूमेंगे और मेरा व्यू गलत होगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, राइट। ठीक है, अगर मैं लेट्स से कि किसी ने इन्फोसिस को ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बाय किया और अभी आई थिंक 1180-1200 ऐसा कुछ प्राइस चल रहा होगा इन्फोसिस का, तो उस तरह की कोई सोच रखेगा कि अगर ऊपर में उसका 1400 का टारगेट है और नीचे में 1150 का स्टॉप लॉस है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टर्न अराउंड बनने भी लग जाएगा तो उसे पता है कि मुझे 40-50 रुपए का रिस्क है, मैं उतना रिस्क लेकर निकल जाऊंगा। इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा कि फिर से कोई AI का खतरा वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। हमें इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। तो इतना स्ट्रेस या इतने बड़े रिस्क को हम कैरी नहीं करते इसके लिए। ओके, ये चीज़ है। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे पहले सेक्टर्स को देखो जहाँ पे टर्न अराउंड हो सकता है, हाँ, हो चुका है या चालू हो चुका है, और वहाँ पे फिर स्टॉक्स को कैसे आप देखोगे? चार्ट्स के बेसिस पे देखोगे? ये सिमिलर चीज़, पहले हम सेक्टर्स के चार्ट्स को हमें जो ये वीकली चार्ट्स को देखना चाहिए और उसके बाद जिस सेक्टर के अंदर हमें ऐसे सिग्नल्स दिखते हैं उस स्पेस के स्टॉक्स के अंदर उसके बाद हमें ये सेम प्रोसेस को रिपीट करना चाहिए। तो टॉप डाउन लेंगे आप? हाँ, टॉप डाउन, और उसके बाद इवनली पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके। ऐसा नहीं कि मेरा कोई फेवरेट स्टॉक नहीं है कि मुझे इसके अंदर कोई 30% पैसे मैंने एक ही स्टॉक के अंदर डाल दिए और उसके बाद बाकी स्टॉक्स में मैंने 5% पैसे डाले हुए हैं। ये सब नहीं करना, इक्वली पैसे को डालकर। एंड टेक्निकल में सबसे अच्छी चीज़ ये है राहुल जी की वी आर वेरी यूज्ड टू बीइंग रॉन्ग। हमें झटका नहीं लगता कि हम किसी चीज़ में गलत हो गए। जैसे हाँ, दिल से नहीं लेते, दिल से नहीं लेते, क्योंकि हमें हमारे स्टाइल से ज़्यादा लगाव है। हमें इवेंचुअली पैसे बनाने से मतलब है। हमें ये बात से मतलब नहीं है कि मेरी थीसिस हर बार सही होगी या नहीं सही होगी, है ना। फंडामेंटली या जब हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मैंने स्टोरी को आइडेंटिफाई किया तो वो स्टोरी गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ, हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं होता, हमें तो पैसे बनाने से मतलब है। हाँ, तो अगर मेरे पास लेट्स से 10,000 रुपये या 1 लाख रुपए हैं तो मुझे उसमें से मैंने 5,000 रुपये या 10,000 रुपये की एक कोई स्टॉक बाय किया भी हुआ, उसके अंदर मैं गलत हो जाता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इवेंचुअली अगर मैं मेरे 1 लाख रुपये के ऊपर जो प्रॉफिट बना पा रहा हूँ तो। ओके, मुझे सिर्फ उन पैसों से मतलब है, मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं है कि कोई स्टोरी प्ले आउट हो रही है कि नहीं चली। और वो पता नहीं छोटे टाइम में तो स्टोरी चलती भी नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप स्टोरी है ही नहीं। ओके, ठीक है। तो जैसे अब आपने बात करी कि अगर किसी को 3 मंथ्स का 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है तो अब सारे पैसे तो वो एक स्टॉक पे लगाएगा नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, है ना, वो तो लगाना भी नहीं चाहिए। हाँ। तो आपके हिसाब से कैसे कितना % एलोकेशन करना चाहिए? अगर बिल्कुल इक्वल। अच्छा, बिल्कुल इक्वल। हाँ, क्योंकि जैसे वही मैंने कहा ना कि ट्रेडिंग के अंदर तो हमें किसी से लगाव है ही नहीं। अगर मेरे मान लो कि मेरे 5 बच्चे हैं तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे किसी एक से ज़्यादा लगाव और एक से कम लगाव है, सभी एक जैसे मेरे लिए। ठीक है। हाँ,
तो अगर 10 स्टॉक किसी को उठाने हाँ, हैं, अगर किसी को स्पेसिफिक कोई एक ही चीज़ बाय करनी है तब मैंने कहा कि फिर आप निफ्टी को बाय कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर अपने आप ही आप 50 स्टॉक्स को बाय कर ही रहे हैं। जी जी जी, अदरवाइज जो भी आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि हमने आधे से ज़्यादा पैसे किसी एक में डाल दिए और इस तरह का एलोकेशन को टेक्निकल्स के थ्रू जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ कभी ना करें, क्योंकि बीइंग रॉन्ग इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बार आपका स्टॉप लॉस कोई हिट होता है और आप जितने भी बाद में प्रॉफिट्स बनाए वो सब खत्म ही हो गए उसमें, वो चीज़। ओके, हाँ, तो ठीक है, इक्वल एलोकेशन रखें, स्टॉप लॉस का Exactly. कॉन्सेप्ट भी सेम ही रखें, मतलब सारे हाँ। स्टॉक्स को एकदम एग्जैक्टली इक्वल ट्रीट करें। हाँ, ट्रीट इक्वली करें। स्टॉप लॉस तो क्या होता है कि हमें जैसे चार्ट्स के अंदर से लेवल्स निकल कर आते हैं, उसके बेसिस पर स्टॉप लॉसेस को रखना पड़ता है। अच्छा, तो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है स्टॉप लॉसेस में, बट ओवरऑल वेटेज जो है वो बराबर सी रखनी चाहिए, क्योंकि मेरा कहने का पर्सपेक्टिव ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बार गलत होते हैं और उससे आपके पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी जी जी, हाँ, जी, जहाँ पर आप कोई 15% गेन्स पर थे और आप एक बार गलत हुए और आप 5% प्रॉफिट पर रह गए पूरे पोर्टफोलियो में, ये सब नहीं होना चाहिए। ओके ओके। हाँ, और एक और मेरे को क्यूरियोसिटी रहती है कि जैसे आप चार्ट्स वगैरह देखते हैं तो क्या आपको मैटर करता है कि ये लार्ज कैप है कि मिड कैप है कि स्मॉल कैप है? आप देखते हैं ये सब चीज़ें या कोई मैटर नहीं करता आपको? ये मैटर करता है, मतलब राहुल जी, बट इसलिए मैटर करता है कि उसके अंदर वॉल्यूम्स कितने ज़्यादा हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि जितने ज़्यादा वॉल्यूम्स होंगे उतनी प्राइस डिस्कवरी उस स्टॉक की अच्छी हो जाती है। जी जी, हाँ, और रिटेलर्स के लिए फिर वो ट्रैप नहीं होते जितनी ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं किसी स्टॉक के अंदर। तो इसके एंगल से डेफिनेटली मैं देखता हूँ कि किसी स्टॉक के अंदर जनरली ऐसे स्टॉक्स हों जिनके अंदर वॉल्यूम्स अच्छे खासे होते हैं, तो उनमें क्या है कि सिग्नल्स जो आते हैं वो सस्टेन भी ज़्यादा करते हैं, ब्रेकआउट्स वगैरह भी सस्टेन ज़्यादा अच्छे से करते हैं, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक्स को निकालते हैं तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। उस एंगल से ये चीज़ें ज़रूर देखते हैं कि स्टॉक्स के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हो, ऐसे फिर वो मैनिपुलेट नहीं हो पाते। कोई आप समझिए कोई एक आदमी 100-200 करोड़ रुपए से उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जी जी, वो चीज़। तो अगर मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई लार्ज कैप स्टॉक है, ऐसा एंटायरली पॉसिबल है कि फॉर वट एवर रीज़न एक मिड कैप स्टॉक का वॉल्यूम ज़्यादा है, ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मैं लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप की बजाय मैं ये देखूंगा कि वॉल्यूम अगर ठीक ठाक है तो मैं मेरे लिए फिर वो थोड़ा सेफर हाँ, एक एग्जैक्टली। एनवायरनमेंट है जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ। हाँ, सेफर एनवायरनमेंट है एग्जैक्टली, कि Okay. जिसके अंदर एटलीस्ट जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ वो एनालिसिस मतलब फेक नहीं दिख रही मुझे। समझ रहे हैं आप? अगर वो लाखों लोगों की ट्रेड करने से बन रहा है वो डेटा, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं वो पिक्चर वही बन रही है जो मैं देख हाँ, रहा मतलब हूँ। ऐसा नहीं कि किसी एक हाँ, पार्टी ने हाँ, उसको हाँ, ज़्यादा हाँ, इन्फ्लुएंस कर हाँ, दिया हो। ऐसा नहीं है फिर वो। ओके, एग्जैक्टली। ये जो कॉन्सेप्ट है ना एवरेज करना स्टॉक को, जैसे 3 मंथ्स का आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए, हाँ, ठीक है। तो इसमें एवरेज, चाहे वो डाउनवर्ड एवरेज करना है चाहे अपवर्ड करना है, ये सब आप यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं? इसमें दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब राहुल जी, जनरली हम एवरेज अपवर्ड्स करना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि ट्रेडिंग के अंदर पर्सपेक्टिव दूसरा चलता है। हाँ, आप कि अगर वो बढ़ रहा है तो मैं सही होता जा रहा हूँ, मेरी थीसिस सही होती जा रही है, जो भी मैंने उसके अंदर मोमेंटम को पिक किया है। अगर 3% ऊपर मैंने पिक किया और उसके बाद वो अगले दिन फिर से 3% ऊपर हो गया और वो 5% फिर से अगले एक महीने में ऊपर हो गया, तो इसका मतलब मजबूती उसके अंदर बढ़ती जा रही है। जी जी, और इवेंचुअली अगर मेरा टारगेट 20% का है तो अभी तो बचा है रास्ता वहां तक जाने का, तो एवरेज अपवर्ड्स करना बेटर रहता है। साथ साथ स्टॉप लॉसेस को भी ऊपर करते रहना इज़ अ मच बेटर आइडिया, क्योंकि अगर मैंने लेट्स से राहुल जी किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, और मैं तो इसीलिए करूंगा क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई बाइंग का मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, जी। और नेक्स्ट डे वो गिर गया, तो इसका मतलब तो मैं गलत ही हो गया ना वहां से। बिल्कुल मेरी सही थीसिस बात ही है। गलत होगी, जिस लॉजिक से मैंने बाय किया था वो मोमेंटम तो बन ही नहीं रहा उसके अंदर। तो एवरेज करने का तो कोई उसके अंदर वो Logic ही मतलब नहीं है, नहीं आप निकलोगे बनता। आप हाँ, वहाँ से। निकलने का लॉजिक बनता है वहां से। तो हमारे स्टाइल के अंदर तो ऊपर ही एवरेज कर जाना है, सकते हैं आप, ऊपर ही- नीचे एवरेज नहीं कर सकते ओके, उसको आप। ठीक है, हाँ, ओके, अंडरस्टूड। नीचे तो आप एग्जिट करने की सोच सकते हो। ठीक है, और जैसे आपने टारगेट की बात करी, हाँ, तो जब आप स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो दिमाग में रख के चलते हैं कि मुझे यहाँ से 10% चाहिए, 5% चाहिए, 20% नहीं, वही वो लेवल्स हेल्प करते हैं हमें अच्छा टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस दोनों ही रखने में, अच्छा, क्योंकि
कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई स्टॉक 52 वीक हाई से ही ऊपर निकल गया या ऑल टाइम हाई से ऊपर निकल गया तो ऊपर कोई लेवल ही नहीं है, वो अलग चीज़ है। बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि पहले भी कहीं ना कहीं ऐसे पुराना डेटा जब हम निकालते हैं तो पहले कहीं ना कहीं ऐसे लेवल्स निकल कर आ जाते हैं जहाँ से उस स्टॉक के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस हमें मिल जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार 10% का होगा अच्छा, या 5% का होगा या 15% का होगा। जो भी पहले हमें लेवल दिखता है उसके आसपास वो स्टॉप लॉस टारगेट्स हम रखते हैं। और अगर आपका लेवल हिट हो गया हाँ। तो फिर वहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं या फिर उसमें भी रहते हैं कि यार थोड़ा, क्योंकि जैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पिछले कुछ दिनों में जो मुझे देखने में आए कि यार हर दिन बढ़ रहा है स्टॉक, क्लोजिंग भी मतलब हायर पे हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में क्या करें? आप अपना लेवल हिट करें तो निकल जाएं या फिर ग्रीड थोड़ा सा आएगा? इसमें हमारे पास क्या होता है कि दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं जी। एक तो वो होते हैं जिनके पास कैपिटल बहुत कम होती है, जो मान लो कि 1 लॉट या 2 लॉट से काम करते हैं हर बार, तो उनके लिए हम एग्जिट ही करवाना पड़ता है क्योंकि आप उनको मल्टीपल सिचुएशंस नहीं दे सकते। तो उनके लिए तो जहाँ पर भी कोई मान लो पहला टारगेट आ गया तो वहाँ पर एग्जिट करना पड़ता है। बट कोई मल्टीपल लॉट्स में अगर कोई काम करते हैं, लेट्स से 5 लॉट में 10 लॉट में इस तरह से, फिर ये ऑप्शंस हमारे पास खुल जाते हैं राहुल जी कि अगर कोई आपका पहला टारगेट आया और आपके 3 टारगेट्स हैं किसी स्टॉक के लिए, तो आप 25% अपने स्टॉक्स को अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी के अंदर स्टॉप लॉस को ऊपर ले आते हैं। इस तरह की चीज़ें फिर हम करते हैं जब आपका थोड़ा ट्रेडिंग का साइज ज़्यादा है, जहाँ पर ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। अच्छा, बेसिकली हाँ, वहाँ मतलब पर ये चीज़ें कर सकते हैं। इंडिविजुअल के ऊपर है कि उसका हाँ एग्जैक्टली कितना बड़ा हाँ कि इन्वेस्टमेंट कितना है, ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है। ये 3 मंथ्स का जो हम पोर्टफोलियो की जिसका डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें आप सेक्टर एग्नोस्टिक रहोगे या सेक्टर भी देखोगे कि मैं हर सेक्टर को इतना % से ज़्यादा एलोकेशन नहीं देना चाहिए मुझे? हाँ, एक तो स्टॉक की एलोकेशन हुई, हाँ ये मैं देखूंगा, ये भी देखेंगे आप? ये मैं देखूंगा क्योंकि हमारा तो पूरा काम ही रिस्क को मिटिगेट करने का है ना। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर अस टू गो रॉन्ग। हाँ, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कभी भी कि किसी भी एक सेक्टर पर या किसी एक स्टॉक पर मेरी कॉल गलत होती, मैं पूरा गड़बड़ हो जाए मेरा पूरा पोर्टफोलियो। इसके लिए डेफिनेटली जो सभी सेक्टर्स वगैरह हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके अंदर भी एलोकेशन को बिल्कुल बराबर रखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कहीं पर भी पार्शियलिटी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ना आने दें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ले रहे हैं, कोई फेवरेटिज्म को, इन सब चीज़ों का कोई हमारे पोर्टफोलियो में जगह नहीं है अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए उस पोर्टफोलियो को बना रहे हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत होता है। हाँ, कि किसी पर्टिकुलर थीम पे आप ओवरवेट हो जाते हो हाँ नहीं, वो हो सकता है क्योंकि आपने बहुत डीपली उसकी थीसिस को क्रिएट किया। देखिए, और उसके जो भी लॉन्ग टर्म की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब एक्सप्लोर की हैं, तो वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पर तो हम नंबर्स के अंदर खेल रहे हैं ना, मोमेंटम के अंदर खेल रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मतलब सबको बराबर का एलोकेशन रखें। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे आपसे ये भी समझना था कि प्रैक्टिकली कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स आपने ऑब्जर्व करी हैं और आपको लगा कि यार ये गलतियाँ मैं पहले बहुत करता था, अब लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मुझे गलतियां नहीं करनी है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये जो सभी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही सी चीज़ें हैं कि हाँ, कि एलोकेशन बराबर रखना, कि अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज पर ज़्यादा फोकस करना, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देना कि ये स्टॉक मेरा फेवरेट है, ये सेक्टर मेरा फेवरेट है, इस स्टॉक में मैंने हमेशा पैसा बनाया ही है तो मैं इसमें हर हालत में काम करूँगा ही करूँगा। इन सब चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी नहीं पड़ना। स्टॉप लॉसेस के ऊपर लोग एग्जिट नहीं करते स्टार्टिंग में। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि इनिशियली ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस पर, क्योंकि हमने कोई स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया और वो नीचे चला गया तो हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक तो अच्छा ही है, वो फिर से ऊपर आ जाएगा, इस तरह का। बट उस चीज़ से चिपक कर नहीं बैठना, ये मैंने सीखा कि हमें एक स्टाइल से चिपक कर बैठना है, किसी स्टॉक से या किसी सेक्टर से चिपक कर नहीं बैठना, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के पर्पस बिल्कुल अलग अलग हैं। बिल्कुल, मतलब इन्वेस्टिंग में वी आर ट्राइंग टू क्रिएट वेल्थ, हम वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ट्रेडिंग में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोई साइड इनकम लेट्स से क्रिएट हो जाए। अगर मैं किसी जॉब में हूँ, किसी प्रोफेशन में हूँ, तो ट्रेडिंग के जरिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक इनकम मेरी वहाँ से तैयार हो जाए, तो मुझे किसी स्टॉक से उस केस में लगाव नहीं करना चाहिए। लगाव नहीं है वो चीज़। ठीक है, ठीक है। कुछ और बताना चाहेंगे 3 मंथ्स के पोर्टफोलियो के लिए, या फिर आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग? बस यही चीज़, हाँ, एक रूल बुक रखें जो भी ट्रेडिंग करते हैं। ये जो भी पॉइंट्स
इसके अलावा भी आप जो भी कोई ट्रेडर होता है उसने खुद के भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो जो भी वो एक्सपीरियंसेस होते हैं बार बार ये ज़रूर इंश्योर करें कि आपने एक गलती एक बार कर दी तो बार बार उस सेम मिस्टेक को आप रिपीट ना करें। और एक रूल्स की नोटबुक को या चेकलिस्ट को बनाकर रखें जिन्हें आप हमेशा फॉलो कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, बिल्कुल। हाँ मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, हाँ श्योर। क्विकली आपसे पूछता हूँ। आपके हिसाब से बेटर इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50? इस टाइम पर निफ्टी 50। निफ्टी 50, हाँ। ओके। एनी स्पेसिफिक रीजंस? क्योंकि अभी मोमेंटम धीरे धीरे करके बिल्डअप होना शुरू हुआ है निफ्टी के अंदर, कुछ हैवी वेट्स के अंदर भी, और यहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव बन सकता है। ओके। 2026 लार्ज कैप का साल रहेगा या मिड कैप्स का? मिड कैप्स का तो राहुल जी ऑलरेडी चल ही रहा है क्योंकि हाइस पर ही है ना, इसलिए बोल रहा हूँ हाँ। अभी बाकी टाइम जो बचा है हाँ उसमें। हाँ, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स तो हाइस पर ही हैं अपने, हाँ। बट मुझे लगता है कि अगर निफ्टी और मिड कैप्स को, मतलब लार्ज कैप्स और मिड कैप्स को कंपेयर करते हैं तो मिड कैप्स का रहेगा। ओके। और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को अगर कंपेयर करें उसमें भी मुझे लगता है कि मिड कैप्स का mid-caps रहेगा। ओके। और 2026 आपको लगता है वैल्यू स्टॉक्स या ग्रोथ स्टॉक्स? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा लंबा आंसर दे सकता हूँ बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें। बिल्कुल, एक्चुअली ये मेरा ये मानना है राहुल जी कि वैल्यू स्टॉक्स का समय आई थिंक कुछ 10 साल में एक बार आता है, जैसा कि कोविड के टाइम पर आया था, क्योंकि जनरली तब वैल्यू इमर्ज होकर आती है। हम समझते हैं कि ये 50 के पी पर स्टॉक का होना थोड़ा महंगा है और 10 के पी पर स्टॉक का होना थोड़ा सस्ता है और इस तरह की चीज़ें, बट जनरली नॉर्मल डेज के अंदर मार्केट फेयरली वैल्यूड ही होता है। हाँ, जैसा कि हम पहले भी एक बार बात कर रहे थे कि कोई हम देखते हैं कि 100 के पी पर कोई स्टॉक चल रहा है और वो 5 साल से चले ही जा रहा है, 100 पे ही रहा है, 100 पे ही है, और कहीं ना कहीं वो 120 के पी पर ही चला जाता होगा, है ना, तो टिका हुआ वो ऊपर के लेवल्स पर। इसका मतलब कि जिन मैट्रिक्स को हम जनरली वैल्यूएशन का मैट्रिक समझते हैं वो शायद मार्केट उसको जनरली देख नहीं पाता। वैल्यूएशन वहां से इमर्ज होके आती है जब बहुत ज्यादा पैनिक हो और लोग इलॉजिकल भावों पर स्टॉक्स को बेचने के लिए तैयार हैं, निकल रहे हैं। हाँ, तो वो 10 साल में 8 साल में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जब हमें वैल्यू स्टॉक्स को पिक करने का मौका मिलता है, बट अदरवाइज जनरली हम ग्रोथ स्टॉक्स ही देख रहे होते हैं जहां पर भी अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस साल भी हर साल की तरह ग्रोथ स्टॉक्स का ही साल होगा। ओके, नहीं, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन करा ये लॉजिक। हाँ। अच्छा, पीएसयू स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती है 2026 में कि नहीं? थोड़ी सी कम दिखती है। ओके। थोड़ी सी कम, क्योंकि उसका एक रीज़न ये है कि पीएसयूज़ के अंदर रिटेल्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। पिछले कोविड के बाद जो रन अप आया एक राहुल जी, उसके बाद रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो गया, और जैसे ही उसके बाद थोड़ा सा जो मार्केट के अंदर स्लो डाउन आया, डिप आया, तो पीएसयूज़ के अंदर जो गिरावट हुई उसके बाद रिटेल इन ट्रेडर्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो हर बार जैसे ही वो चलते हैं काफ़ी सारी सेलिंग का प्रेशर आता है पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर। इस वजह से थोड़ी थोड़ी रुकावट बन जाती है वो। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि इस टाइम पर फिर भी बहुत सारी, मतलब ऐसा है कि हम ब्लाइंडली, जैसा कि 2021 के आसपास के पीरियड में था कि ब्लाइंडली आप किसी भी पीएसयू को लो वो भाग जाएगा, वो वाला पीरियड नहीं है। अब सेलेक्टिव पीएसयूज के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट मतलब हम कह सकते हैं कि 70-30 है कि 30% अच्छी अपॉर्चुनिटी है और 70% मतलब वो अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पर ऐसे मोमेंटम हमें जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसा ढूंढना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, पहले जैसा नहीं है कि आप कोई भी सरकारी कंपनी को उठा लें वैसा। और आजकल ना ये भी बड़ा हॉट टॉपिक लगता है मुझे, प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स, क्योंकि दोनों के मतलब अपने फायदे नुकसान है। आप किस तरफ लीन? यहाँ को उल्टा चल रहा है कि प्राइवेट बैंकिंग अब परफॉर्म नहीं कर रहा जी, बिल्कुल। पीएसयू बैंकिंग थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने लग चुका अब फिर से, बिल्कुल। बट ये चलता रहता है, ये एक साइकिल है राहुल जी, और मुझे लगता है कि ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि कोई चीज़ अगर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमें दे दे, उसके बाद एक थोड़ा पीरियड आता है उसका, एक बहुत डल पीरियड आता है उसका, वही पीरियड बस प्राइवेट बैंकिंग का चल रहा है। मुझे लगता है कि जैसे ही ये टाइम है जब प्राइवेट बैंकिंग्स के स्टॉक्स के अंदर कोई पैसे वैसे डालकर बैठना चाहे और भूल जाए तो अच्छा टाइम होगा, क्योंकि जो भी ये जो डल पीरियड निकल रहा है इसका जो रिटर्न आएगा वो एकदम से आपको 6 महीने 8 महीने 1 साल का एक पीरियड ऐसा आएगा जिसमें फिर बाय करने का मौका नहीं मिलेगा, भागेगा फिर। हाँ, फिर वो ऐसे निकलेंगे कि आपको लगेगा यार ये तो 2 साल तक 3 साल तक इन्हीं भावों पर घूम रहे थे, तब तो हमने लिया नहीं, किसी ने लिया नहीं, अब एकदम से डबल हो गए या 2.5 गुना हो गए या इस तरह से, तो वो होगा।
प्राइवेट बैंकिंग के अंदर भी, क्योंकि हर दिन हम देख रहे हैं ना, जैसे आप फंडामेंटली देखते हैं कि हर दिन बैंक्स की मजबूती तो बढ़ती जा रही है, बिल्कुल, चाहे छोटे मोटे फ्रॉड्स ये सब चलते रहते हैं, इश्यूज वगैरह चलते रहते हैं, बट इवेंचुअली साल के एंड में इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं, कोई 10,000 करोड़ रुपए और मजबूत हो जाता है, कोई 20,000 करोड़ रुपए और मजबूत हो जाता है, तो इतना कैश फ्लो इनके पास आ रहा है, तो हर साल मजबूत तो हो ही रहे हैं, एक दिन वो एकदम से प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जी जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, रिलायंस आई थिंक जो था ना, उसने 2011 से 2018-19 तक आई थिंक 0 रिटर्न्स दिए थे। अगर हम उसका पूरा I remember that chart, डेटा yes. देखते हैं, हाँ। तो 7-8 साल का एक पीरियड था जिसमें 0 रिटर्न्स थे उस स्टॉक के। बट क्योंकि पीछे पीछे कंपनी तो काम कर ही रही थी, कंपनी थोड़ा ना बंद हुई थी, तो उसके बाद 18 से लेकर हम अब तक देखते हैं, तो आई थिंक वो बहुत भागा है, कुछ 6 गुना 7 गुना हो गया होगा इस तरह से। तो बस वही वाली बात है, तो जो भी ये डल पीरियड है उसके रिटर्न्स एकदम से हमें आ जाएंगे, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ सिद्धार्थ जी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो। अच्छा, ऐसा रख के रखो स्टॉक, अच्छी क्वालिटी कंपनीज को रख के रखो। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, रखना मुश्किल है, कहना बहुत आसान है। हाँ, लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ राहुल जी की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर जो हम स्टॉक्स को लेकर वेट करते हैं जी, तो हमें स्टॉक्स को बाय करने से पहले वेट करना चाहिए वो सारा। जैसे कि मतलब अगर हमें 10 साल कोई स्टॉक को लेकर रखना ही है, हमारा व्यू ही है, तो 10 साल तक स्टॉक को लेकर रखने के बजाय आपको पैसे लेकर आप जो भी अपना काम वाम करते हैं, जॉब प्रोफेशन जिसके अंदर भी लगे हुए हैं, उसके अंदर फोकस करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि वो आती हैं। मतलब आप कह रहे हो वो अपॉर्चुनिटीज आती हैं जब इलॉजिकल प्राइसेस के ऊपर स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं, और तब जब हम हमारा जो भी वेट था वो वर्थ इट साबित हो जाता है, क्योंकि फिर जब अगर हमने स्टॉक्स को बाय किया, जब हर कोई बेच रहा था, हर 5-7 साल में हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाती है, तो उसके रिटर्न्स हमें अगले 1-1.5 साल 2 साल में ऐसे रिटर्न्स मिल जाते हैं जो बम्पर होते हैं। तो हमारे पूरे जो 5-7 साल हमने वेट किया वो वर्थ इट हो जाता है। तो बेसिक आइडिया ये कि जनरली हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग पैसे क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि हम स्टॉक्स लेकर वेट करते हैं। बट आई थिंक द राइट आइडिया इज कि स्टॉक्स लेकर वेट करने के बजाय स्टॉक्स लेने से पहले वेट कीजिए। बिल्कुल, वेट करते रहिए, एक मौका आएगा, आता है, पक्का ही आता है। नहीं आता है, डेफिनेटली आता है, पर ना उसमें एक चीज होती है सिद्धार्थ जी। हाँ जी। जैसे कोई स्टॉक है, हाँ, अब मानो मुझे अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा है, उसका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अब अचानक से उसकी प्राइस गिरने लगी। हाँ, तो प्राइस गिर रही तो कोई ना कोई रीजन तो होगा। सही है। तो मानो कुछ मैनेजमेंट इश्यूज हो गए, सही है, या फिर कोई अचानक से हेडविंड्स आ गई, हाँ, अब वो गिरने लगा, अब वो 50% गिर गया। हाँ, अब आपका बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है कि अब ये 50% गिर गया है, सही है, मेरे को कंपनी अच्छी लगती है, अगर मैं अब उसको लेना चाहूँ तो फिर दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये 50% गिर चुका है, इतनी सारी अभी एनालिसिस करके ये पता लग रहा है कि इसमें इतनी सारी हेडविंड्स हैं, मार्जिन्स कंप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं साउंड कर रहा है, तो उस वक्त लेना, सही है, वहाँ पे ना इशू आता है। सही है। मैंने ये मतलब बड़ी कंपनीज के साथ भी देखा है, ब्लू चिप कंपनीज के साथ भी होते देखा है, मतलब 40-40%, 50-50% स्टॉक्स गिरते हैं, हाँ। लेकिन लेना उस वक्त हिम्मत करना ना, ये बहुत मुश्किल का काम है। तो शायद इसमें जो इसमें एक बढ़िया तरीका है, मतलब राहुल जी, कि अगर इस चीज़ में किसी को डर लगता है ना, और वो सही आपकी बात, वो लग भी सकता है, तो और कुछ भी मत करें। सिर्फ पैसों को इकट्ठा करके, जो लोग सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना ही नहीं चाहते कभी ज़िंदगी में, पैसों को इकट्ठा करते रहें, एफडीज जहाँ पर भी रखना चाहते हैं रखते रहें, और हर 1-2 साल में 3 साल में जब निफ्टी का P20 से कम उनको दिखता है, तो सिर्फ निफ्टी के अंदर पैसे डालकर बैठ जाएंगे। वो निफ्टी तो खत्म नहीं होने वाली, कंपनीज की कोई हमें मैनेजमेंट की कॉल्स को, व्यूज को इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जब भी 20 से नीचे का निफ्टी का पी हो, तो वो सारा पैसा जो भी एफडीज में रखा हुआ था उठाकर हमें निफ्टी के अंदर रख देना चाहिए। हाँ, ये भी वो इट इज स्टिल अ बेटर आइडिया। तो जो भी वहाँ पर हमने लेट्स से कि 3 साल तक एफडी के अंदर रहने की वजह से 3-4% का रिटर्न खोया था, वो सब यहाँ पर मिलने के चांसेस हाँ बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम 18 के पी पर 17 के पी पर अगर निफ्टी को बाय करते हैं, तो अगर वो देश तो कहीं ना कहीं ग्रो करेगा ही ना, उतनी रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी इक्विटी में हो तो उसमें बहुत कम रिस्क हो जाएगा, बहुत कम रिस्क हो जाएगा। फिर तो आपके अगर वहां से वो टूटेगा तो आपकी एफडी को भी रिस्क है, क्योंकि स्ट्रक्चरली अगर कोई चेंज हो जाएगा इकोनॉमी में तो अलग बात है, बट अदरवाइज वो अच्छे पॉइंट्स हैं वहाँ पर। बस 2-3 साल में एक ऐसा मौका आता है जब सारा पैसा उठाकर वहाँ पर डाल दो बस। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल लॉजिकल है। डिफेंस स्टॉक्स के बारे में आपकी क्या राय बनती है? हाँ, डिफेंस में भी सिमिलर सी चीज़ है कि वैसे डिफेंस स्पेस बहुत अच्छा है, मतलब एज अ स्पेस अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर
आपको डिफेंस का फंड कोई बाय करना चाहे तो बाय कर लेना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक जाने के बजाय, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा इशू वो है कि पुराने ऊपर के लेवल्स पर कुछ डिफेंस के स्टॉक्स में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो जैसे ही वो चलते हैं थोड़ा सेलिंग का प्रेशर आ जाता है उन पर, राइट, ऊपर नहीं उठ पाते वो, हाँ थोड़ी दिक्कत आती है उनको ऊपर चलने में। तो इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक होने के बजाय डिफेंस का कोई फंड बाय करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि डिफेंस स्पेस की ग्रोथ तो हमें पता ही है बहुत अच्छी है इस समय। अच्छा, एक ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपके पास अभी 10 लाख रुपीस हैं तो अभी इन्वेस्ट करेंगे या वेट करेंगे? वेट करेंगे। वेट करेंगे, हाँ, अगर प्योरली हमें सिर्फ इन्वेस्ट ही करना है तो फिर वेट करना चाहिए। ओके, आपको लगता है कि मार्केट अभी करेक्ट और हो सकता है? नहीं, अगर हमें प्योरली इन्वेस्ट करना है सिर्फ, और हमें ट्रेडिंग से कोई मतलब ही नहीं कि अगर अगले 6 महीने में यहाँ से मार्केट चल भी जाए तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हमें 1 साल बाद वहीं दिख जाएगा। अगर हमें 5 साल 10 साल के पर्सपेक्टिव से अगर इन्वेस्ट करना है तो एक मौके का वेट करना चाहिए, क्योंकि इस साल था वो मौका, मार्च में जब, हाँ इस साल था वो मौका पैसे डालने का, जब मिड कैप्स स्मॉल कैप्स ऊपर से 30% इंडेक्सेस डाउन थे, हाँ तब वो मौके थे जब निफ्टी भी 22,000 के आसपास में था। बट अब मतलब थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं अगर प्योरली हमारा इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं कि कोई अक्टूबर में या नवंबर में कोई मुझे कहे कि 26,000 की निफ्टी हो गई 24,000 वाली, तो वो अलग चीज़ है, फिर आपका ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव है, ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ओके, अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक ऐसा सेक्टर जो 5 साल के लिए आपको अच्छा लगता है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, फिर भी चलिए इंडिया में तो 3 बता दीजिए। हाँ, FMCG बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, लेकिन गिरावट बहुत है FMCG में भी। हाँ, इसी वजह से क्या? इसीलिए मैंने जैसे आपको कहा ना कि अगर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करने लग जाते हैं 5 साल के पर्सपेक्टिव से, तो ऐसी चीजें अच्छी हैं जो चली नहीं, जो गिर रही हैं। 2 साल से FMCG बहुत गिरा हुआ है, बहुत पिटाई हुई है। प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छे हैं, ऐसी सभी चीजें जो चली नहीं इस टाइम, तो मार्केट में ऐसी चीजें ढूंढनी बहुत आसान है जो चली नहीं है। रियल एस्टेट नहीं चला है अब, हाँ, अब थोड़ा सा सही है, वापस से रिबाउंड हुआ। हाँ, बट है ऐसे सेलेक्टिव होकर हम इन स्पेसेस के अंदर रहेंगे तो ठीक है। अगर 5 साल का पर्सपेक्टिव है तो फिर कोई बुराई नहीं है मतलब इन स्पेसेस के अंदर पैसा डालने में। जी जी, एक और क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन, आई प्रॉमिस। नहीं मजा आ रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है वो, ठीक है। तो निफ्टी के बारे में ना लोग कहते हैं कि हमने 20 साल का डेटा देखा, 12% के ऑन एन एवरेज रिटर्न्स आए हैं, 13% के आए, जो भी डेटा है, जो भी मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है अभी। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो दिन गए अब, कि निफ्टी इतना रिटर्न देगा, वो दिन हो लिए भारत के अभी। अब निफ्टी को आप ये नहीं मान सकते कि 13, 14, 15% के रिटर्न देगा। आपको क्या लगता है इसमें? राहुल जी, ना थोड़ा सब्जेक्टिव पॉइंट है कि हम जब रिटर्न्स की बात करते हैं तो जनरली हम डेट्स से रिटर्न्स को देख लेते हैं जी। हमें डेट्स से देखना नहीं चाहिए कि अब लेट्स से कोई 26,000 पर मान लीजिए कि 31 दिसंबर को निफ्टी है और 1 जनवरी से फिर आप रिटर्न्स को कंपेयर करना शुरू करते हैं 52 वीक हाई की, ऑल टाइम हाई की निफ्टी से, तो फिर आपको रिटर्न्स अलग देखने को मिलेंगे। इसके बजाय लेवल्स से देखना चाहिए कि हमें इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि जैसा मैंने कहा, जब भी आपको 15% 20% नीचे, ऐसे बहुत मौके आएंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगले 10 साल 15 साल में ऐसे बहुत मौके आएंगे हमारे पास जब निफ्टी हमें 15-20% नीचे मिल रहा होगा अपने हाई से, या फिर 20 के पी से नीचे मिल रहा होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हम तब बाय करके इतने रिटर्न्स निफ्टी में ले पाते हैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर तब हम बाय करते हैं तो बड़े आराम से हमें जो ये ऐसा हो सकता है कि एक इंसान ने 1 जनवरी 2020 को निफ्टी को बाय किया, उसका रिटर्न, और जिसने 23 मार्च या 20 मार्च को निफ्टी को बाय किया, उसका 31 दिसंबर को रिटर्न 2020 में अलग अलग होंगे कम्प्लीटली, है ना, बहुत अलग अलग होंगे। तो इसलिए डेट्स से इंडेक्स के रिटर्न्स देखने के बजाय हमें लेवल से देखना चाहिए कि कभी भी अगर 20% नीचा हमें निफ्टी मिलता है, फिर बाय करने से उसके अगले 1-1.5 साल में 2 साल में रिटर्न्स कैसे रहते हैं जी, है ना जी। तो वो आई थिंक वो CAGR तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि निफ्टी में भी अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली इन्वेस्ट करें तो आप बेटर निफ्टी के ही बेटर रिटर्न्स निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली फिर हम, और वो इतना मतलब मुश्किल भी नहीं है। हाँ, बस इंतज़ार करना है।
ये चीज इंतजार मुश्किल हाँ, एक्चुअली लोगों को प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हाँ लोग। मैं सही है आपकी बात, वो एक्चुअली वो लोग नहीं कर पाते जो पूरा टाइम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, घुसे रहते हैं उसके घुसे अंदर। रहते हैं। जो लोग अपने किसी दूसरे बिजनेस में, जॉब में, प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, उनको यही प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि आप कुछ मत कीजिए, स्टॉक मार्केट को देखिए मत। जैसे ही ये सब इतना गिरता है, जब आपको ये मौके मिलेंगे कि निफ्टी भी 20 से नीचे है, और अपने आप शोर इतना मच जाता है कि आप तक पहुंच जाएगी वो बात, पहुंच जाएगी वो बात। हाँ, तो जब भी ऐसे कोई मौके हों तो जो भी पैसा वैसा आपने इकट्ठा किया हुआ है वो उठाकर फिर उस टाइम पर इनके अंदर डाल दें। हाँ, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप चाहे उससे एक साथ समझें या कैसे समझें, क्योंकि वो इंडेक्स है, 50 टॉप इंडिया की कंपनीज का इंडेक्स है, वहाँ पर आप पैसे डाल रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर आप दिमाग लगाकर 20 स्टॉक्स का अगर पोर्टफोलियो बनाकर भी डालेंगे और यहाँ पर आपके पैसे नहीं बने तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पोर्टफोलियो में भी आपके पैसे नहीं बनेंगे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अगर मार्केट पूरा उठेगा हाँ, तो सब कुछ उठेगा, नहीं तो फिर नहीं उठेगा। अगर ये 50 कंपनीज ही पिट गई पूरी बुरी तरह से तो फिर बहुत कम चांसेस है कि कोई दूसरा भी, फिर तो फंडामेंटली कोई इकोनॉमी के अंदर ही कोई डिस्ट्रप्शन होगा तब होगा। ये सब तो वो चीज़ है। सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता कितना टाइम हमने शूट किया है, बट मैं पूरा टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम है। और जो मुझे मैं हमेशा फंडामेंटल्स करता रहता हूँ, ज़्यादातर मैं उसी पे ही फोकस करता हूँ। मुझे कॉइन की दूसरी साइड जो टेक्निकल है उसका भी आज मुझे अप्रिशिएशन हुआ है कि हर चीज़ फंडामेंटल नहीं होती है, टेक्निकल चार्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। मैं समझ गया। फंडामेंटल्स अपनी जगह पे बहुत अच्छी चीज़ है वैसे, बट जिसको रेगुलरली स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होना है उन्हें तो हम ही लोग काम आने वाले हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल। थैंक यू सो मच अपने समय के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप मेरे गुड टू ग्रेट पॉडकास्ट चैनल पे एज ए गेस्ट आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करें, जिससे कि जैसे ही हम अपना न्यू एपिसोड लेके आए आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप अपनी नॉलेज अपग्रेड कर लें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।